I have covered a lot of concepts of my syllabus, but when I do practice मेरे मार्क्स नहीं आते हैं. लास्ट टाइम मेरा पेपर भी नहीं निकला था जब मैंने दिया था, तो पढ़ा मैंने सब था. ऐसी स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलती रहेंगी अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करके पेपर में चले जाओगे गाइज. पेपर आपका ओनली द कवरेज ऑफ सिलेबस से नहीं निकलता. यू हैव टू डू द रिविजन. वाई? मानो या ना मानो, पेपर में हार्ड फैक्ट्स पूछे जाते हैं. पेपर इज अ टेस्ट ऑफ योर लर्नेबिलिटी ऑल्सो, जहां पे आपको चीजें एटलीस्ट आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए सामने देख के. उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेक्चर लेके आई हूँ. वी हैव स्टार्टेड योर ESI सीरीज, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाते हैं, और आज है रिवीजन लेक्चर. सो दैट जो हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन कर लें. मैं आपका टेस्ट लेती हूँ एक तरह से, आप ये कह सकते हो. ऑल्दो मैं रीजन बताती हूँ उसके आंसर्स का भी, सिर्फ टेस्ट नहीं है, पर आपको आने चाहिए आंसर देने. आगे बढ़ते हैं उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन. अगर नहीं की है, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है. बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपके काम आएगा, ठीक है. और अगर आप लाइव बैच में एनरोल होना चाहते हो, विच वी हैव स्टार्टेड, जहाँ पे मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ एंड वी हैव अदर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो, उसमें एनरोल करने के लिए भी इस ऐप की जरूरत पड़ेगी. और मैक्सिमम डिस्काउंट भी कहाँ से मिलेगा? यहीं से Y754 कूपन कोड यूज करके, ठीक है. बुक से टेस्ट सीरीज लेना है तो Y754 के आगे आप लगाएंगे S, ठीक है. चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक्स की. ऑल दीज टॉपिक्स हैं जो मैं आज इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपसे. हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है. फेज 1 हो नाबार्ड का, फेज 2 हो नाबार्ड का, RBI का फेज 2 हो, क्योंकि ESI स्टैटिक तो इनमें ही आता है. इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने सारे टॉपिक्स अलग से लेक्चर्स में कवर करवाए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना. प्लेलिस्ट में जाके ESI सीरीज मिलेगा आपको बाय रितिका मैम, विच इज़ मी. तो वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, क्रिस्प वीडियोज़ हैं, कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एस्पेक्ट, ठीक है. चलो इसी बात पे पहला क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू डू 15 क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखनी है. चलिए जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ? बताइए कौन सी ट्रू नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में. ये रेलेवेंट क्यों है क्वेश्चन? इकोनॉमिक ग्रोथ टॉपिक है, फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए रेलेवेंट है ये. तो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ऑन द इंक्रीज इन क्वांटिटी. It is a multi-dimensional concept. It is measured by real GDP. Both statements A and B are not true. ये कहना चाहता है वो. क्या लगता है आपको, दोनों ही ट्रू नहीं है या फिर स्टेटमेंट B only is not true? What is the answer according to you? गाइस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमने पढ़ा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करता है. ये ट्रू है. रियल GDP से भी मेजर करते हैं, नॉमिनल से करना ठीक नहीं है, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू मेजर द करेक्ट ग्रोथ. अगेन लेक्चर देख लेना, नहीं देखें तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको. रियल GDP जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है. तो नॉमिनल GDP कैन गिव अस एन इंप्रेशन के ग्रोथ हुई है पर हुई नहीं होती, इसलिए हम रियल GDP का यूज करते हैं. पर क्योंकि ग्रोथ ओनली फोकसेस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, तो इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है. ये क्या है? यूनी या फिर सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होने वाला है स्टेटमेंट B ओनली, ठीक है. ये इसका आंसर है, यही गलत है यहाँ पे. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? बताओ. इजी है ये तो, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप बता सकते हो. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? इंक्रीज इन लेबर फोर्स? बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव? बताइए गाइस. तीनों चीजें will lead to इकोनॉमिक ग्रोथ. ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है. बेसिकली जो हमारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, है ना, वो ग्रो हो रहे हैं. तो आपकी लेबर फोर्स भी ग्रो कर रही है, ह्यूमन कैपिटल भी, टेक्नोलॉजी भी, इन्वेस्टमेंट भी. अगर आपका कैपिटल भी ग्रो कर रहा है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. इजी क्वेश्चन था ये, मुश्किल बिल्कुल नहीं था. नेक्स्ट देखिए. अब टाइप्स ऑफ गुड, ये यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, सो दैट व्हेन यू सी द PDF लेटर रिवाइज करना, रिलेट करना इजी हो. अ कमोडिटी दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सैटिस्फाई करंट वांट्स और नीड्स इज नोन एज. वेरी सिंपल. कंज्यूमर जो यूज करते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. प्राइमरी गुड, फाइनल गुड, बेसिक गुड, सिंगल यूज गुड या फ्री गुड. ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स ये पहले मैंने पढ़ाए हैं आपको. पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है. फाइनल गुड वेरी इजी. फाइनल गुड, अगर फाइनल की जगह पे यहाँ पे फिनिश्ड गुड होता, आप उसको भी मार्क करते क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट गुड है, ठीक है. तो जो भी एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी होती है वो यही होती है, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर बॉट फॉर प्रोड्यूसिंग द अदर प्रोडक्ट्स एंड आर इन लेस डिमांड एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स? ध्यान से पढ़ो. इनमें से कौन सा गुड्स
खरीदे जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए अदर प्रोडक्ट्स को, यानी कि ये फाइनल गुड्स तो बिल्कुल नहीं है ना। और ये डिमांड भी इनकी कम रहती है एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स एक ही बात है, तो कंज्यूमर गुड्स के ऑपोजिट की बात कर रहे हैं हम। क्या होगा? कैपिटल गुड, इकोनॉमिक गुड, कंज्यूमर गुड तो नहीं है इसका आंसर डेफिनेटली। फ्री गुड या नन ऑफ द अबव? फ्री गुड्स, एयर, वाटर, सनशाइन, वो तो नहीं है यहाँ पे, वो तो हमेशा ही बहुत डिमांड में रहेंगे और फ्रीली अवेलेबल है। तो आंसर है कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर द वंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स एंड आर इन लेस डिमांड एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड। एग्जांपल देखो ना, आप कोई एक चीज है, मशीनरी है जो शर्ट्स को बनाती है, वो अपने आप में गुड है, वो कैपिटल गुड है। तो डिमांड शर्ट्स की ज़्यादा होगी। अगर शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली मशीन की भी डिमांड बढ़ जाएगी, पर हर कोई मशीन नहीं खरीदना चाहता ना, हर कोई शर्ट खरीदना चाहता है। तो ये डिफरेंस है प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड में। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताओ पब्लिक गुड्स और फ्री गुड्स में डिफरेंस होता है। फ्री गुड्स हमने देखे थे जो हमें गिफ्ट ऑफ नेचर्स हैं, नेचर्स नहीं, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर ने जो गिफ्ट हमें दिए हैं, है ना। जैसे मैं बता रही थी सनशाइन, एयर, वाटर, ये सारी चीजें। लेकिन पब्लिक गुड क्या होगा? क्या ये राइवलरस होगा नेचर में? क्या ये नॉन एक्सक्लूसिव होगा नेचर में? ये प्रोवाइड किया जाता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बी ओनली या सी ओनली? फीचर क्या है बताओ इसका? गाइज राइवलरस तो पब्लिक गुड नहीं हो सकता, है ना। क्यों? पब्लिक गुड है रोड, स्कूल। अगर रोड पे एक बंदा चल रहा है तो क्या दूसरा उस पर नहीं चल सकता? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर, दे आर नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर। ऐसा नहीं है एक के पास है तो दूसरा नहीं यूज कर सकता, एक पार्क में गया हुआ है तो दूसरा नहीं जा सकता। हाँ, वो भर गया पूरा पार्क बुरी तरह से, तब अलग बात है, पर कोई रोक नहीं रहा उनको जाने से, ठीक है। और प्रॉफिट अर्निंग करना इसका मोटिव होता ही नहीं है। यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और वो लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए प्रोवाइड करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स पे। इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर द अदर इज लाइकली टू राइज, व्हिच टाइप ऑफ गुड्स आर बीइंग रेफर्ड हियर? एक गुड की अगर जो प्राइस है वो बढ़ गया तो जरूरी है कि दूसरे वाले का जरूरी क्या मतलब, देयर इज अ चांस कि दूसरे वाले की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इकोनॉमिक गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स? फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे याद आ गया, मैं आंसर बता दूंगी, एग्जाम्पल दे दूंगी तो आप आंसर बहुत इजीली बता दोगे। हाँ जी गाइज, मुझे ना चाय पीनी बहुत पसंद है, ठीक है। मैं जाती हूँ चाय का कोई महंगा सा, अच्छा कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, बट लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि मुझे तो बहुत पसंद है स्टारबक्स की कॉफ़ी, लेकिन ना जो करंट प्राइस है उससे डबल कर दिया उन्होंने अपना प्राइस। तो मुझे कितनी भी पसंद हो कॉफ़ी, आई विल बी लाइक यार मुझे नहीं पीनी है कॉफ़ी, ऐसा करो चाय पिला दो, चलो मुझे चाय तो सस्ती आएगी। वो एग्जाम्पल है इसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रही है कि जो एक जैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गुड्स एक दूसरे को, उन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग उधर से उधर स्विच कर जाएंगे। मैंने अपने लेक्चर में एग्जांपल दिया था बर्गर किंग और मैकडी का। मैकडी बहुत ज़्यादा अपना मील हाई कर लेता है प्राइस, तो लोग बर्गर किंग जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। टी कॉफ़ी इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत ही बेसिक। स्वीट्स हो सकती हैं, काजू कतली सबको बहुत पसंद है, काजू कतली का प्राइस डबल कर दिया, डबल ट्रिपल कर दिया, तो लोग विल ट्राई टू प्रेफर इसकी जगह क्या ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी ह्यूमन डेवलपमेंट पे आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी एवरी ईयर सिंस 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस इंडेक्स? बताइए। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो आजकल आरबीआई के फेज 1 में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस क्यों? आरबीआई ना अपने क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल बना रहा है कि आपको टाइम लगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पहले फेज 2 में आया करते थे, अब आरबीआई फेज 1 में भी पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट है एचडीआई के बारे में, इट इज अ टूल यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। बिल्कुल सही है, ये तो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस होती हैं। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 4 डायमेंशंस। यहां पे मैं स्टार लगा के छोड़ देती हूँ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज मेजर्ड बाय 2 इंडिकेटर्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। बताइए जी क्या है इसका आंसर? ए एंड बी, ए एंड सी, यानी कि या तो इनमें से एक सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर एनी 2 स्टेटमेंट्स। तो ए तो आ ही रहा है इसमें भी और इसमें भी। गाइस वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 dimensions. रिमेंबर आई टोल्ड यू, यही गलती करते हैं बच्चे, 3 dimensions 4 indicators. ठीक है, यही है यहाँ पे गलती. तो आपकी जो 3 dimensions हैं वो थी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हेल्थ को हम कहाँ से देखते हैं? आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. एजुकेशन को हम इन दोनों से देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स एंड मीन ईयर्स. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम से. ये मिलके बनती है आपकी क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, जिसमें इंडिया का रैंक, बताओ अगला क्वेश्चन यही है. अकॉर्डिंग टू HDI 2022, इंडियाज रैंक इज डैश आउट ऑफ 191 नेशंस. इंडिया का रैंक 132 है, 131 है, 115 है, 50 है या 150 है. देखिए, अगर इंडिया का रैंक आ गया 50, प्रसाद चढ़ा के आना पड़ेगा उस दिन मुझे जाके मंदिर में. सच कह रही हूं मैं. इंडिया का रैंक आया ही नहीं है, इतनी टॉप 50 तक तो हम पहुंचे ही नहीं है. बहुत पीछे इंडिया. और गिर गया था इंडिया. 2020 में जो इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का रैंक था 130. अब की बार जो इंडेक्स आया उसमें इंडिया का रैंक है 132. क्यों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है ड्यू टू कोविड. राइट, ये आपको पता होना चाहिए. ये टिपिकल क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं. अगला फिर इसी से रिलेटेड है. इंडियाज HDI वैल्यू स्टूड एट 0.633 ड्यूरिंग 2021 विच वॉज लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ डैश. HDI की जो वैल्यू है वो 1 में से निकलती है. एंड जो टॉप नेशंस रहती हैं आपकी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसी नेशंस जो टॉप पे रहती हैं, उनकी HDI वैल्यू 0.9 समथिंग होती है. ठीक है, इंडिया की बताओ कितनी है? 9 तो हो ही नहीं सकती अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है. इंडिया की तो सच बता रखी है 0.633. वर्ल्ड एवरेज कितनी है? देखो 912 तो नहीं हो सकती. इतने अच्छा तो हमारा अभी जन्नत नहीं बना है वर्ल्ड कि ये बन जाए सबकी वैल्यू. लेकिन इंडिया की वर्ल्ड एवरेज से भी कम है. तो यानी कि 0.633 का सबसे नियर आंसर, थोड़ा दिमाग भी लगाते ना तो निकल आता है इसका आंसर. क्योंकि देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, और उन्होंने कहा कि 0.633 कम है, तो ये भी नहीं हो सकता. या तो ये होता या ये होता. अब आप पेपर में आप गलत नहीं करोगे. 0.732. ठीक है, अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? CPI एंड WPI आर द 2 इंडाइसेस जिनको हम यूज करते हैं टू मेजर इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री. CPI हमने पढ़ा था क्या होती है? हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है. CPI कंबाइंड, जिसे टारगेट करता है RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग में. WPI में ऐसा नहीं होता, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है. तो बेस ईयर जो CPI का है वो क्या है? 2005, 2012, 11, 2020 और 2019. लेक्चर देखा है, बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो. जो बेस ईयर है वो हमें चाहिए ही क्यों होता है? बेस ईयर इज रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन मेजर अगेंस्ट समथिंग, है ना, कि पिछले के कंपैरिजन में कितना है. तो करंट प्राइस लेते हैं और बेस ईयर हम लेते हैं जो भी हमारा है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए. 19-20 तो देखो नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा, पर इतनी जल्दी हमारे बेस ईयर चेंज नहीं होते. 2012 है इसका आंसर. प्लीज ध्यान रखिएगा, CPI का बेस ईयर 2012 है. WPI का बेस ईयर क्या है? 11-12 बोला जाता है. ठीक है, तो 12 ही होगा. अगर ऑप्शन में है तो 2012 ही होगा उसका भी बेस ईयर. ये चेंज किया गया था 2017 में ही. उससे पहले 2004-5 हुआ करता था. बेस ईयर कैन नॉट बी वेरी फार अवे अभी से, क्योंकि अगर वो बहुत फार अवे हो जाएगा तो हम सारी जो चेंजेस हो रहे हैं इन्फ्लेशन के वो मेजर नहीं कर पाएंगे. इसलिए थोड़ा पास रखते हैं. लेकिन इतना पास रखना भी नहीं पॉसिबल है कि 2023 चल रहा है तो 21 रख दो या 22 रख दो या 2020 इनफैक्ट रख दो, क्योंकि बेस ईयर चेंज होगा तो बहुत सारी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैं ज़्यादा आपको बताने लग रही हूँ, टेस्ट आपका है, मैं भूल जाती हूँ. डैश कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन द बास्केट ऑफ गुड्स फॉर CPI. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देर आर 8 कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. CPI में गुड्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होते हैं. WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, है ना. तो किस कैटेगरी की हाईएस्ट वेटेज है? फूड एंड बेवरेज, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ऑल ऑफ द अबव. जब आप बच्चे होते हो सबसे ज़्यादा खर्चा आपका डेली बेसिस पे, बड़ा खर्चा नहीं कह रही मैं, लाइक फीस भरना और ये सब नहीं, पर डेली आपका खर्चा किस चीज़ पे होता है यूजुअली इन सब में से? वो इसका आंसर है फूड एंड बेवरेज आएगा गाइज इसका आंसर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो फूड एंड बेवरेज करता है. इसकी वेटेज अराउंड 45% है पूरी बास्केट के 100% में से. ठीक है,
तो ये देख लीजिए, फूड एंड बेवरेज 45.9% है, विच इज फॉलोड बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 28.3%। सबसे कम पान टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स 2.4%। ये 8 की 8 आपको पता होनी चाहिए क्या क्या कैटेगरीज है, मैंने समझाई थी लेक्चर में, कैसे याद रख सकते हो, एंड किसका हाईएस्ट वेटेज है, किसका लोएस्ट वेटेज है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बताइए कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डोंट मिस आउट दिस वर्ड इन, क्योंकि क्या होता है पेपर में आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो और बाद में याद आता है ओहो आई मार्क्ड रॉन्ग यार, ये इनकरेक्ट था, मैंने तो करेक्ट देखा। ऐसा मत करना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, टाइम की कमी रहेगी लेकिन उसके लिए मॉक टेस्ट लगाओ ताकि प्रैक्टिस हो सके 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करने की। ठीक है, पेज 1 की WPI की स्टेटमेंट्स है, इट मेजर्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स, इट इज रिलीज्ड ऑन अ मंथली बेसिस, इट इज कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसका बेस ईयर 2011-12 है, या नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। हाँ जी, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। नन ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज एवरीथिंग रिटन हियर इज करेक्ट। मंथली बेसिस पे निकलता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 2011-12 इसका बेस ईयर है, CPI का 12 था। ठीक है, CPI इज रिलीज्ड बाय डैश इन इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन। लेबर ब्यूरो, नीति आयोग, मॉस्पी, फिक्की और नन ऑफ द अबव। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। फिक्की कैन नॉट रिलीज सच एन इंडेक्स। फिक्की तो एक चैम्बर है ना अलग से बिजनेसमैन का, तो ये कैसे कर सकता है ये। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज द आंसर। लेबर ब्यूरो निकालता है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्री लेबरर, रूरल लेबरर, ये निकालता है। बट CPI कंबाइंड जो है हमारा, जिसको हम हेडलाइन या अपनी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, वो यही होता है, मॉस्पी निकालता है, जो याद रखना प्लीज ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP डिफ्लेटर। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन योर पेपर अर्लियर। तो GDP डिफ्लेटर इज डिफाइंड एज, वेरी इजी, प्लीज बता दो, नॉमिनल GDP मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल, नॉमिनल GDP माइनस रियल GDP, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय CPI, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय WPI, या नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP। देखो डिफ्लेटर क्या होता है, इट टेल्स यू द चेंज इन द प्राइस। तो नॉमिनल होता है, हमने देखा था जो आपका GDP और रियल GDP में डिफरेंस है कि नॉमिनल जो है वो करंट ईयर की बात करता है, रियल GDP किसकी बात करता है, बेस ईयर की। तो बेस ईयर से करंट में कितना चेंज आया ये बताएगा GDP डिफ्लेटर। और जो ये डिफ्लेटर है ना, ये हमेशा क्या बताएगा, नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज का निकालने का फॉर्मूला ही यही होता है ना, इसलिए। ठीक है, डिफ्लेटर हमने देखा था, जैसे हम CPI यूज करते हैं, WPI यूज करते हैं, वैसे ही डिफ्लेटर है विच इज यूज, बट डिफ्लेटर इंक्लूड्स ऑल द गुड्स, ऑल द सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड CPI WPI में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और ये भी हम इसलिए नहीं यूज करते, इसको निकालना मुश्किल है। समझ गए, इजी था। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका जी, in calculating real GDP, quantities of goods and services purchased in dash and multiplying them by their base price. Very easy. Real GDP कैलकुलेट करने के लिए अभी बताया मैंने आपको इसका आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटीज किस ईयर में लेते हैं और उनका प्राइस होता है बेस ईयर का, रियल GDP के लिए। रियल GDP इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो होगा करंट ईयर का। ठीक है, और नो सॉरी, प्राइस होगा बेस ईयर का एंड आइटम्स होंगी जो वो होंगी करंट ईयर की इनटू बेस प्राइस। ये होता है फॉर्मूला आपका रियल GDP का। नॉमिनल में दोनों करंट होते हैं, तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, करंट ईयर। इजी क्वेश्चन। सी मेरी तरफ से हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस थी। आई रियली होप दैट यू कुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, आपको चीज़ें समझ में आई हो, जो नहीं आ रही थी आपको पता चला हो कि अच्छा ये चीज़ अभी मेरी मिसिंग है, ये मुझे और करनी है अच्छे से। मैं बार बार यही इंकरेज करना चाहूँगी कि प्लीज़ सिर्फ पढ़ के रुकना नहीं है, वी हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, डू लेट मी नो योर कॉमेंट इन द योर स्कोर
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सक्सेस सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं आएगी, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, सोने से पहले थोड़ा करो, सुबह उठ के थोड़ा करो, पर रिवीजन बार बार करो। यही मेरा आपको ऑब्जेक्टिव है कहने का, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज। इफ़ यू वांट दैट सीरीज कमेंट करके बताओ दैट येस वी वांट अ सीरीज ऑन ESI करंट अफेयर्स, और मुझे अपना कमेंट करके स्कोर भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विल सी यू प्रीटी सून।